Assalamualaikum online students, sorry for the delay. स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा, तो हैंड रेज करके बताइएगा प्लीज। मतलब आवाज भी आ रही है। ओके, ब्रीफली लेटर के फॉर्मेट को हम गो थ्रू होते हैं क्योंकि 3 दिन की छुट्टी आ गई बीच में, तो कुछ माइंड से स्लिप हो सकता है। इमेज तो आप लोगों के सामने अभी बुक में कुछ बच्चों ने खोला हुआ है, एक दफा मैं ये शेयर कर दूँ आप लोगों के सामने तक। ये आपके 10 स्टेप्स हैं। इनमें से कुछ स्टेप्स आपके जो है ऑप्शनल है और कुछ बाकी आपके कंपल्सरी है। ऑप्शनल आपका रेफरेंस नंबर है, ऑप्शनल आपका एनक्लोजर है कि अगर टॉपिक में मेंशन है, सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें आपने कोई चीज साथ में इंक्लूड एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स करने, तो आप एनक्लोजर्स को ऐड करोगे। और अगर कोई कंटिन्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन है कि पीछे किसी फाइल का, किसी लेटर का, किसी मीटिंग का कुछ आपने हवाला देना है, तो वो आप रेफरेंस नंबर फिर डालोगे। अगर आप पहली दफा कम्युनिकेट कर रहे हो किसी के साथ, तो फिर आपका रेफरेंस नंबर नहीं आएगा। बाकी सारी चीजें आपकी इसमें कंपल्सरी हैं। अच्छा जी, ना तो लेके चलते फिर आगे चलेंगे। हेडर के अंदर आपका कंपनी का नेम, लोगो, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, कम से कम एक कॉन्टेक्ट डिटेल तो होती है। अब डिपेंडिंग अपॉन आपका बिजनेस कैसा है, जिसमें आपने लिंक्डइन की भी जो है लिंक डालनी है, फेसबुक का है, इंस्टा का है, डिपेंडिंग अपॉन अगेन बिजनेस कैसा है। आपकी कोई फेसबुक का पेज है, कोई वेबसाइट है, तो वो सारी डिटेल्स भी आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं ऐसी कोई चीज है, तो कम से कम कोई एक कांटेक्ट नंबर आप डालोगे। सेल फोन का डाल सकते हैं या लैंडलाइन का डाल सकते हैं। तो ये मिनिमम चीजें जो हमने डालनी है, बढ़ा हम इसको सकते हैं। डेट आपकी अमेरिकन या ब्रिटिश होगी। अगर आप अमेरिकन करते हो तो इसमें डेट के बाद आपका कॉमा लगेगा। अगर ब्रिटिश करते हो तो उसमें कोई भी कॉमा या कोई पंक्चुएशन नहीं आएगी। लेटर रेफरेंस आपका ऑप्शनल है। रिसीव एड्रेस वाले सेक्शन के अंदर आपने फुल नेम लिखना है रिसीवर का, डेजिग्नेशन उनकी लिखनी है, यानी कि किस पोजीशन पे वो काम कर रहे हैं, उसके बाद किस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, उस कंपनी का एड्रेस क्या है यानी कि पता क्या है, वो आपने मुकम्मल तौर पर लिखना है। जस्ट इन केस अगर आप इनफॉर्मल लेटर राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो अब्बू को, अम्मी को, तो ऐसी सिचुएशन में आप उनका एड्रेस तो लिखोगे, अब्बू को भेज रहे हो, अम्मी को भेज रहे हो, कजन को भेज रहे हो, लेकिन उनकी डेजिग्नेशन वहां आप मेंशन नहीं करोगे। फुल नेम ऑब्वियसली आएगा, अब्बू का, अम्मी का, कजन का, दोस्त का, जिसका भी है, और उसके बाद उनका घर का पता स्ट्रेट अवे आ जाएगा, ना ही उनकी डेजिग्नेशन, ना ही उनकी जिस कंपनी में वो काम करते हैं, चाहे वो असल में काम करते हो, लेकिन उस वक्त आप उनको पर्सनल लेवल के ऊपर खत लिखते हो। आप अब्बू फॉर एग्जांपल बैंक मैनेजर है, तो उस वक्त अब्बू बैंक मैनेजर को नहीं लिख रहे हो, आप लिटरली अब्बू को एज अ बेटा खत लिखते हो। तो ऐसी सिचुएशन में वो कहीं भी काम करते हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आप वो चीजें मेंशन नहीं करोगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कि जहां आपने अपने अब्बू के साथ ऑफिशियल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन करनी है, एक बेटा अब्बू को नहीं लिख रहा, एक इंसान दूसरे इंसान को लिख रहा है, ऐसी सिचुएशन में फिर आप जो हो वो अब्बू की फुल नेम लिखने के बाद उनकी डेजिग्नेशन भी डालोगे और जिस कंपनी में काम करते हैं वो भी डालोगे। वो फिर आपका फॉर्मल लेटर राइटिंग हो जाएगा, ऑल्दो आप अपने अब्बू को या भाई को या कजन को ही लिख रहे होगे। तो सब्जेक्ट लाइन आपकी आती है फॉर्मल की, इनफॉर्मल में आपकी सब्जेक्ट लाइन नहीं आएगी, ये प्लीज माइंड में रखिएगा। सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग्स, हेलो, हाय, जिसको हम कहते हैं कि डियर, जो भी हैं, इसमें हमने अस्सलाम वालेकुम या हेलो फॉर्मल करे हो तो भी, इनफॉर्मल लिख रहे हैं तो भी हम डियर से ही स्टार्ट करेंगे। अगर फॉर्मल है तो हम टाइटल साथ में डालेंगे, डियर मिस्टर समथिंग, डियर मिस हैं, या डियर मैडम है, वो आप करोगे। और अगर आप इनफॉर्मल कर रहे हो तो डियर के बाद स्ट्रेट अवे आप उनका नाम लिख दोगे। अब्बू को लिख रहे हो तो डियर फादर या डियर अब्बू, या जो भी आप उनको कहते हो, डियर अली है, डियर फरा है, डियर सादिया, जो भी आपकी कजन है या फ्रेंड है, तो उनका आप लिखोगे, फुल नेम नहीं आएगा। बॉडी सेक्शन आपका जो होता है वो आपका कम से कम 2 पैराग्राफ्स होते हैं, कम से कम 3 भी हो सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन कभी भी कोई भी पीस ऑफ राइटिंग आप एक पैराग्राफ में नहीं करते हो। इसमें आपके यहाँ भी मेंशन है, मैंने बोल्ड और अंडरलाइन
डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। ये भी चीज माइंड में रखनी है कि जब भी आप लेटर की प्रैक्टिस करोगे तो आपका लेटर जो है वो पैराग्राफ्स की शक्ल में होना चाहिए। एक बड़ा पैराग्राफ काउंट शुड बी डिवाइडेड एटलीस्ट इनटू पैराग्राफ इफ नॉट 3। फिर आपका क्लोजिंग सेक्शन आता है जिसमें आप अपने लेटर को एंड कर रहे होते हो। देन योर सिग्नेचर एरिया, जिसके अंदर आप अपना फुल नेम लिखते हैं और आप अपना फुल नेम के ऊपर सिग्नेचर करते हैं, लेकिन पेपर के लिए आप सिर्फ वर्ड सिग्नेचर लिखोगे, जैसा कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। उन्होंने एंड में हमारी याद दिलाने के लिए जगह जगह जो है वो उन्होंने वर्ड सिग्नेचर लिखा है, तो हम बेस्ट रिगार्ड या फेथफुली योर्स करके उसके बाद आप सिग्नेचर का वर्ड लिखोगे और फिर उसके नीचे आप अपना फुल नेम लिखोगे। अगर तो दिया हुआ है टॉपिक में तो वही फुल नेम आप लिखोगे, और अगर नहीं दिया हुआ तो कोई भी फेक नेम आप ऊपर बना सकते हो, लेकिन फुल नेम ऊपर भी लिखना है और नीचे भी आपने अपना फुल नेम ही लिखना है। एनक्लोजर कि अगर कोई चीज आप साथ में उस लेटर के एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो तो फिर आप ये एनक्लोजर लिखोगे। इधर तक रिवाइज हुआ है? कोई ऐसी चीज के जो माइंड में ना रही हो या समझ में ना आई हो? हाँ जी। नहीं, सिग्नेचर इनफॉर्मल में नहीं करोगे आप, उसमें अपना सिर्फ रिगार्ड्स करोगे और अपना फर्स्ट नेम लिखोगे। जैसे आपने डियर था फर्स्ट नेम उनका, तो आपका फॉर एग्जांपल अगर शहाब नाम है तो डियर सॉरी रिगार्ड शहाब। अब शहाब अकरम, उधर भी फुल नेम लिखने की जरूरत नहीं है। गुड क्वेश्चन। लेटर क्लियर है सारे बच्चे? गुड। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर अभी क्लास में नहीं पूछ सकते हैं तो आप टेक्स्ट करके मेरे से पूछ सकते हो। हर स्टेप में स्पेस देनी है बेटा। एक आध लेटर में आपको लगेगा बुक में के स्टेप में वो स्पेस नहीं है, वो टाइपो हुआ है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आगे वो मेमो वाले सेक्शन में भी एक आध जगह टाइपो हुआ है, तो उसको जो है ना वो साइड पे रखिएगा। मैम बाय यूजिंग दीज पॉइंट्स कैन by using these points can you please write once or more clarification? समझ दोबारा समझा दूं सारा? प्लीज राइट once for more clarification। जी, आपको इधर टाइप करके मैं दिखा दूं? वक्त बचाने के लिए इसी वजह से तो मैंने इमेज डाली थी यहाँ कि एज इट इज आप डेट लिखोगे, क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत स्लो है। दूसरा, यू आर गोइंग टू लीव अ लाइन देन राइट द रेफरेंस नंबर इफ नेसेसरी, देन यू आर गोइंग टू लीव अ लाइन हियर, देन यू आर गोइंग टू डू द स्टेप नंबर 4 जो कि आपका एड्रेस वाला है। इस स्टेप के अंदर काफी लाइंस आप देख रहे हो, इसमें फुल नेम आएगा, डेजिग्नेशन आएगी, कंपनी का नेम आएगा और फिर जाकर वो कंपनी कहाँ लोकेटेड है या सिचुएटेड है उसका पता आएगा। उसके बाद फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, आप सब्जेक्ट लाइन लिखोगे, एक्सक्यूज मी, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, फिर आप ग्रीटिंग्स करोगे, सैल्यूटेशन करोगे। ऐसी सिचुएशन में जब आप सैल्यूटेशन के बाद पैराग्राफ लिख रहे हो तो आप दोनों काम कर सकते हो कि लाइन छोड़ भी दो तो भी आप लाइन नहीं भी छोड़ेंगे तो भी ओके। यहाँ 6 और 7 में हमारी मर्जी है, यहाँ आप गैप दे दो तो भी फाइन है, नहीं दोगे तो भी ओके। सिर्फ 6 और 7 में, बाकी सारे स्टेप्स में आपने गैप देना है एक लाइन का। और जहां आप टाइपिंग कर रहे होगे अपना, तो आपने 2 दफा एंटर का बटन को प्रेस करना है, क्योंकि जब हम एक दफा एंटर को प्रेस करते हैं तो वो हमारे लेफ्ट साइड पे उसी के नीचे आ जाता है। हम जब 2 दफा एंटर को प्रेस करेंगे तो हमारी एक लाइन का गैप आएगा। और अगर हम हैंड रिटन करे होते तो वहां तो हमारी लाइंस बनी हुई होती है, हमें पता होता है कि हम एक लाइन छोड़ देते हैं और नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आपका फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ आया है पोस्ट कोड के ऊपर, तो आप अगर एक दफा कर्सर दबाओगे तो वो एग्जैक्टली पी के नीचे आ जाएगा। तो हमें 2 दफा कर्सर दबाना है ताकि वो इस आए की जगह आए। ठीक है, 2 दफा टाइपिंग करते हुए आप 2 दफा कर्सर दबाओगे। और ये आपने प्रैक्टिस करनी है सिस्टम के ऊपर कि जिन जिन बच्चों की स्पेशली उन बच्चों की जिनकी टाइपिंग स्पीड स्लो है तो उनको तकरीबन सारे काम तो लिस्ट भी बना रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो टाइपिंग करनी है, टेक्सटिंग नहीं करनी फोन के ऊपर, क्योंकि टेक्सटिंग हम हमसे करते हैं, टाइपिंग हमें वहां करनी है। तो डोंट कंसिडर दिस कि ये मेरी प्रैक्टिस हो रही है। एक तो हम रोमन उर्दू में करते हैं वो तो वैसे ही गलत है, तो टाइपिंग की हमने प्रैक्टिस करनी है।
जी नेक्स्ट आपका जो इसके अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस में आता है बिजनेस में, वो आपका आता है सर्कुलर। कभी सुना है सर्कुलर का वर्ड? ओके गुड है। अच्छा यहाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपका बुक का भी किया हुआ है। हाँ, ये मैंने पाकिस्तानी एक यूनिवर्सिटी का ही उतार निकाला हुआ है, इसको आपको बताने के लिए कि जैसे मैंने आपको कहा था कि जब आप डिफरेंट ऑफिसेज में काम करोगे तो उनका फॉर्मेट जो होगा हमने वो वहां फॉलो करना होगा। अगर वो ब्रिटिश वालों को फॉलो करते हैं, जो कि करिकुलम अभी तक और गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर अभी भी ब्रिटिश वालों का फॉर्मेट चल रहा है, लेकिन आईकैप ने हमें फुल ब्लॉक फॉर्मेट कहा है। तो मैंने ये जान के रखा है ताकि कभी लाइफ में आप यू इफ यू कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट तो आपको पता हो, क्योंकि ये फॉर्मेट भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आईकैप ने हमें फुल ब्लॉक कहा है तो हमने पेपर की नौयत तक एटलीस्ट हमें फुल ब्लॉक करना है। जब हम ऑफिस में जाएंगे आर्टिकल शिप करेंगे तो उधर जाके हमें पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर कौन सा वाला फॉर्मेट यूज किया जाता है। अगर सरकारी ऑफिस में काम करो तो डेफिनेटली यही वाला होगा, अगर प्राइवेट में करो तो भी वेरी करेगा, वो कुछ फुल ब्लॉक करेंगे कुछ अदरवाइज करेंगे। तो फॉर्मेट थोड़ा सा डिफर कर सकता है आपका आईकैप से और गवर्नमेंट की अगर इंस्टीट्यूशन में आप, लेकिन जो उसका नौयत है, जो जिस वजह से सर्कुलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वो आपकी नौयत या सिचुएशन वही रहती है, वजह आपकी वही रहती है, चाहे वो आप फॉर्मेट ये वाला इस्तेमाल कर रहे हो, फॉर्मेट जो है वो आईकैप वाला इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसकी जो पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द सर्कुलर है वो सेम ही रहती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट। क्लियर है? कंफ्यूज तो नहीं हो? ओके। अच्छा जी, ये मैंने आप लोगों का जो है वो बुक में जो है वो लिया है। इसमें अगर आप देख रहे हो काफी चीजें आपकी लेटर के साथ मिलती जुलती हैं। पहले आप इसके लेआउट को देख लो, फिर सर्कुलर होता क्या है और क्यों इसको यूज करते हैं वो मैं फिर आपको बताऊंगी। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख लो डेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सारा कुछ लेफ्ट हैंड साइड से है। ये बुलेट भी आप समझो, जब हम बुलेट लगाते हैं तो ये ऑटोमेटेड लेफ्ट हैंड थोड़ा आ जाता है, वरना ये हमने जान के खुद नहीं किया हुआ। जिन जिन बच्चों ने एमएस ऑफिस पे अगर काम किया है तो उनको इस चीज का आइडिया होगा कि कर्सर हम यहीं रखते हैं, जैसे ही हम ऊपर से बुलेट की कमांड देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अलाइंड यहाँ हो जाता है, इसी तरह, ताकि एक के नीचे एक के नीचे एक आता रहे। हमने डिलिबरेटली उसको राइट हैंड साइड पे नहीं किया। ये वाली चीज भी कंसिडर यही की जाएगी कि हमने लेफ्ट पे ही कर्सर रखा था और फिर बुलेट को है वो कमांड दी थी। ओके, कमिंग बैक टू द फर्स्ट स्टेप जो कि आपका डेट है, लेटर से मिलती जुलती। रेफरेंस लेटर में भी था, इसमें भी है, यहाँ भी ऑप्शनल है, लेटर में भी ऑप्शनल था। उसके बाद आपका यहाँ आ रहा है कि आप किसको मुखातिब कर रहे हो। वहां भी आपने मेंशन किया था ना, जिन साहब या साहिबा को आप अपना लेटर लिख रहे थे, अब्बू को लिख बॉस को लिख रहे हो या बैंक मैनेजर को लिख रहे हो, तो इधर भी हमने मेंशन करना है कि हम ये सर्कुलर किसको भेज रहे हैं, किसके लिए हमने ये सर्कुलर बनाया है। यहाँ सिर्फ थोड़ी सी वर्डिंग्स आप समझो डिफरेंट हो जाएगी, स्टेप वही रहेगा कि हमने यहाँ मेंशन करना है कि ये सर्कुलर किसके लिए बना है, जैसे कि हमने पीछे मेंशन किया था कि ये लेटर में किसके लिए लिख रहा हूँ। सिर्फ यहाँ हमने वो डेजिग्नेशन और एड्रेस वगैरह नहीं लिखना, क्योंकि सर्कुलर ज्यादातर, नॉट ऑलवेज, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए जब यूज होंगे तो हम यहाँ एड्रेस नहीं लिखेंगे, जब एक्सटर्नल के लिए होंगे तो फिर हम यूज करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ आपका सेक्शन आ गया ऑल एम्प्लॉइज लिखा हुआ है, यानी कि ये जो भी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल अगर प्रिंसिपल हमारे कोई शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, या हेड ऑफ जो सीईओ या कंपनी को शेयर कर रहा है, तो उन्होंने मेंशन कर दिया कि सारे एम्प्लॉइज के लिए है ये सर्कुलर, ये इंफॉर्मेशन या ये अनाउंसमेंट सारे एम्प्लॉइज के लिए है। लेकिन नीचे उन्होंने मेंशन कर दिया सारे एम्प्लॉइज कहाँ के, फाइनेंस डिविजन या फाइनेंस डिपार्टमेंट के। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंट्स का अलग है, फाइनेंस का अलग है, मार्केटिंग का अलग है, कोई एकेडमिक एचआर डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, तो वो सेल्स का डिपार्टमेंट है, मगर ये सारे एम्प्लॉयज को जाना है, लेकिन सारे एम्प्लॉयज सिर्फ फाइनेंस डिविजन के। तो यहाँ आप मेंशन करोगे कि ये किनके लिए मखसूस है। और अगर आप खाली लिख देते हो और एम्प्लॉयज और नीचे कंपनी का नाम लिख देते हो, इसका मतलब है कि ये हमारी उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को जाना है, चाहे वो लाहौर बेस्ड है, चाहे वो दुबई बेस्ड है, चाहे वो अमेरिका में, हमारी सब एम्प्लॉयज को जाएगा, क्योंकि हमने ऑल एम्प्लॉयज के बाद अपनी कंपनी का नाम लिख दिया कि कंपनी में 1000 लोग हैं या 1 लाख लोग हैं, ये सबको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इधर उन्होंने थोड़ी सी जो है वो फिल्टर लगा दिया कि ऑल एम्प्लॉयज यस, लेकिन फाइनेंस डिविजन और कौन सा रीजन, जैसे हम कहते हैं ना गार्डन टाउन ब्रांच है और फॉर एग्जाम्पल लिबर्टी की ब्रांच है, गुलबर्गा, रीजन है,
तो उन्होंने कहा है कि फाइनेंस डिवीजन तो हो सकता है हमारे बरकत मार्केट में कोई ब्रांच हो, उसमें भी हो, लिबर्टी में भी हो, गुलबर्ग में भी हो, मॉडल टाउन में भी हो, लेकिन हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं XYZ रीजन की। उस के या उस रीजन के ऑल एम्प्लॉइज तक ये सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूट होगा एज फार एज फाइनेंस डिवीजन इज कंसर्न। डिवीजन कह लो या डिपार्टमेंट कह लो, एक ही चीज होती है। इधर भी थोड़ा सा टाइपो है, डिवीजन का D कैपिटल होना चाहिए और रीजन का R यहाँ कैपिटल होना चाहिए। तो वो थोड़ी बहुत ही थोड़ी सी जो है ना वो टाइपो की गलतियां हैं, तो वो खैर है जी। अब ये आप देख रहे हो कि लेटर की तरह यहाँ भी आपका सब्जेक्ट लाइन है एनुअल प्रमोशंस। इस वजह से हम ये सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने फाइनेंस डिवीजन के सारे एम्प्लॉयज को बताने के लिए कि हम सालाना प्रमोशन, अब पता नहीं अनाउंस कर रहे हैं कि रिजेक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं पता अभी। एनुअल प्रमोशन के बारे में सब्जेक्ट है, तो हमें एटलीस्ट ये पता चलेगा कि ये जो सर्कुलर है हमारा, इट इज समवेयर रिलेटेड टू सालाना प्रमोशंस। अब वो एक्सेप्ट किए हैं, रिजेक्ट किए हैं, किस किस को मिली है, नहीं मिली है, साल मिलेंगे, अभी हमें सारी डिटेल्स उन्होंने नहीं दी। अगर हम तकरीबन सारी डिटेल्स यहाँ दे देंगे तो फिर अंदर जो है ना वो सरप्राइज का एलिमेंट नहीं रहता। तो हमारी सब्जेक्ट लाइन ऐसी होनी चाहिए कि यस हम उनको इन्फॉर्मेशन दें लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन ना डाल दें। इस वजह से मैं स्टूडेंट्स को मना करती हूँ कि जितना लंबा पेज है सब्जेक्ट लाइन बनाने की आपको जरूरत नहीं है, मिनिमाइज करके बनाओ तो बेहतर है। अभी यहाँ देखो 2 वर्ड्स उन्होंने लिखे हैं, फिर भी हमें कुछ कुछ आइडिया हो गया है, चाहे ये लेटर होता है, चाहे वो सर्कुलर है, चाहे वो ईमेल है। सब्जेक्ट से ये आइडिया हो गया कि नीचे वाले पैराग्राफ्स में क्या चीजें मेंशन होंगी। एटलीस्ट द कमिंग पैराग्राफ्स आर गोइंग टू बी रिलेटेड टू एनुअल प्रमोशंस। होती है नहीं होती है वो बात की बात। अब नीचे अगर आप देख रहे हो डियर कलीग्स लिखा हुआ है, जैसे लेटर के अंदर सैल्यूटेशन थी, डियर सर, डियर मैडम, डियर मिस्टर खान और समथिंग लाइक दैट। इधर तक क्लियर है कि काफी चीजें लेटर से मिलती जुलती हैं, क्योंकि लेटर भी एक वे है टू कम्युनिकेट टू अदर पीपल, सर्कुलर भी एक तरीका है टू कम्युनिकेट योर मैसेज। उसका फॉर्मेट डिफरेंट है। सेम इज द केस विद मेमो एंड सेम इज द केस विद ईमेल। उन तीनों चारों पांचों चीजों का मकसद यही है कि एक डिपार्टमेंट, एक इंसान दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे इंसान या दूसरे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा रहा है। पीस ऑफ राइटिंग है आपकी, मगर फॉर्मेट में थोड़ी सी चेंजेस आएंगी उसके अंदर वैरायटी रखने के लिए। डियर कलीग्स के बाद अब आप देख रहे हो कि उन्होंने पैरा किया है। रीडेबल है ये, वरना बुक में से रीड कर लो अगर जिन जिन बच्चों के पास बुक है। आई वॉन्ट यू गाइज टू रीड दिस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप लोग तो मेरे ख्याल से ही रीड कर पाओगे स्क्रीन से ही। सब्जेक्ट लाइन को उन्होंने थोड़ी सी डिटेल और बताई है। आप समझो कि ये जो लेटर राइटिंग, ये सर्कुलर राइटिंग होती है ना, ये थोड़ी सी किस्तों में होती है। इन द वे के सब्जेक्ट लाइन में आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हो, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में उस सब्जेक्ट लाइन की मजीद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हो, मगर मुकम्मल फील नहीं आनी चाहिए इंट्रो पैराग्राफ के अंदर, क्योंकि वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। जो है ना जिंदगी की कहानी अगर आप एक ही सांस में सुना दोगे तो वो फिर कहाँ खत्म हो रही है कहाँ शुरू हो रही है पता नहीं चलेगा। तो इंट्रो में आप अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कराते हो, आपको क्या टेंशन हैं, कहाँ जॉब कर रहे हो, इतनी सारी डिटेल्स आप नहीं बताते हो, अपने नाम से हेलो हाय करते हो, मैं ये हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ एंड ऑल दैट, लेकिन कितने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है उस ऑफिस के अंदर एंड ऑल दैट। यू डोंट दैट इन द इंट्रोडक्टरी सेक्शन। तो आपने क्या करना है कि यहाँ उन्होंने अब बताया आपको एनुअल प्रमोशन के बारे में, इन्हीं दो वर्ड्स को हमने एक सेंटेंस की शक्ल दे दी है इधर, कि अब हमने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है कि हम एनुअल प्रमोशन अनाउंस कर रहे हैं मैनेजर ग्रेड की विद इमीडिएट इफेक्ट। इधर तक क्लियर हो रहा है? किस एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉयज की है अभी नहीं बताया ना, फर्स्ट में नहीं बताया, सिर्फ ये बता दिया कि पहले में बताया सब्जेक्ट में कि एनुअल प्रमोशन है, उसकी थोड़ी सी डिटेल आपने जो है वो इंट्रो में दे दी है। अब मजीद एक्सप्लेनेशन या डिटेल्स जो दे दी है कि आया कौन कौन लोग जो है वो प्रमोट किए जा रहे हैं, किस वजह से किए जा रहे हैं, तो वो आप सेकेंड करते हो, उसको बॉडी सेक्शन कहेंगे, जहां आप डिटेल देते हो। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ जो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है वो आपका रीजन फॉर राइटिंग होता है। आप उस पैराग्राफ में बताते हो कि मैं ये लेटर, मैं ये ईमेल, मैं
मैं ये मेमो या लेटर क्यों लिख रहा हूँ, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन आप सेकंड बॉडी पैराग्राफ में देते हो हमेशा। अब वो सेकंड आप पढ़ना कहाँ क्या दे रहे हैं, वो दिस प्रमोशन रिफ्लेक्ट द रीजन बता रहे हैं कि क्यों। सर्कुलर्स में, मेमोज में और ईमेल्स में आप इस तरह के बुलेट पॉइंट्स यूज कर सकते हो टू हाईलाइट द मेजर और मेन इंफॉर्मेशन। ये बताने का मकसद है इनका, इस डिस्ट्रीब्यूट करने का, अनाउंस करें कि ये जो 4 लोग हैं इनको प्रमोट किया जा रहा है फाइनेंस डिवीजन के, ये 4 लोग हैं जिनको मैनेजर ग्रेड में प्रमोशन दी जा रही है। तो जो आपका मेन एसेंस है, यू कैन राइट इट इन द पैराग्राफ ऑल्सो, कॉमा लगा कर कर सकते हो। खालिद अहमद कॉमा मिस फराक कॉमा एंड ऑल दैट, जो भी 4 लोग हैं आपका कॉमा में भी कर सकते हो, पैराग्राफ की शक्ल भी। लेकिन थोड़ा सा उसको हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि यही हमारा मेन मेजर पार्ट है, रीजन है हमारा लिखने का, तो उसको आप जो हो वो बुलेट पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं होता हर दफा लिखो। अगर मैं पीछे वाला आपको बताऊं तो पीछे वाले में आई डोंट थिंक सो कि कुछ बुलेट में था, इधर आप सिंपल पैराग्राफ में भी कर सकते हो। तो वो हमारी अपनी चॉइस होती है, नॉट नेसेसरीली कि आपने बुलेट पॉइंट्स में ही लिखना है। अब उन्होंने बताया था एम्प्लॉइज हु आर प्रमोटेड टू मैनेजर आर, यहाँ एम्प्लॉय 1 2 3 4 लिखा है, आप समझो कि एक्चुअल अगर ये सर्कुलर होता तो यहाँ उन इंसानों के नाम लिखे हुए होते। ये सिर्फ सैंपल है, तो इस वजह से उन्होंने एम्प्लॉय 1 2 3 4 कर दिया, वरना किसी भी ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज के नामों से ही जाने जाते हैं ना, नॉट बाय नंबर्स, कि एम्प्लॉय 1 को बुलाना, एम्प्लॉय 2 को बुलाना। कभी वैसे सुना नहीं। एक मूवी में देखा था मैंने, दो उनके ना सर के पीछे कोड्स लगाए हुए थे उन्होंने, फ्यूचर से रिलेटेड मूवी थी, उनके इंसानों के नाम नहीं थे, वो कोड से पहचाने जाते थे। एनी हाउ, लास्ट क्या है आपका, सेंटेंस पढ़िएगा। अब वो किसको कह रहे हैं, प्लीज ज्वाइन मी कॉन्ग्रेचुलेटिंग दीज एम्प्लॉइज, गुड, ऑल एम्प्लॉइज को। फॉर एग्जाम्पल अगर 15 काम करती है तो 4 को हमने प्रमोट किया है, तो 11 लोगों को मुखातिब होकर कह रहे हैं वो कि जी प्लीज ज्वाइन मी, मी का मतलब वो लिखने वाला, कि कॉन्ग्रेचुलेटिंग दीज एम्प्लॉइज एंड विशिंग देम ऑल द सक्सेस करियर विद APCL, जो भी कंपनी का नाम है। फिर आपका काइंड रिगार्ड सिग्नेचर, और क्या मैं लिखा हुआ यहाँ, अपना सर्कुलर के अंदर यू डोंट राइट द नेम, यू यू डू द सिग्नेचर एंड यू राइट द डेजिग्नेशन जिसके ऊपर आप, ज्यादातर ज्यादातर मैं आपको ये बता रही हूँ कि नाम नहीं लिखा जाता, लेकिन अगेन डिपेंड करेगा आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। अगर वहां का पॉलिसी या फॉर्मेट ऐसा है कि वो उन्होंने कहा कि नाम भी लिखना है तो आप लिखोगे, लेकिन ज्यादातर आप समझो जो डिफॉल्ट है या जिन्होंने ये बनाया था उन्होंने ये ही तरीका रखा था कि सिग्नेचर होगा और उस इंसान की पोजीशन का नाम लिखा जाएगा, उस इंसान का नाम नहीं लिखा जाएगा। भी अगर आप देखो तो इसमें भी सिग्नेचर है और डेप्यूटी रजिस्ट्रार लिखा हुआ है, नाम नहीं है। अच्छा, अभी मैं मूव ऑन नहीं करी, यहां तक क्लियर है सबको। लेटर से थोड़ा सा डिफरेंट है फॉर्मेट इसका, लेकिन अंदर की चीज वही है, सब्जेक्ट से लेकर आपका एंड तक वही चीज है। इंट्रोड्यूस कराओगे मेजर चीज को कि किसने लिख रहा हूँ, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ का 1 1.5 सेंटेंस आप बनाओगे जिसमें सब्जेक्ट लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ के अंदर आप एक्सप्लेनेशन दोगे अपने रीजन फॉर राइटिंग की, उसके बाद आप किसी तरीके से उसके लेटर की तरह अपने सर्कुलर को क्लोज करोगे, रिगार्ड्स लिखोगे, सिग्नेचर, और नाम की जगह आपने यहाँ अपनी डेजिग्नेशन। अच्छा, कमिंग टू दिस वन, इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं इस फॉर्मेट के ऊपर नहीं जा रही, मैं इधर जा रही हूँ कि कभी इत्तेफाक हुआ है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सर्कुलर आया हो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, और वो व्हाट्सएप के अंदर जो है ना वो हो गया, छुट्टी हो गई। कभी फेक भी आ जाते हैं तो हम एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि जी ये छुट्टी हो गई है या समथिंग लाइक दैट, छुट्टी फौरन ही सर्कुलेट करते हैं। सो ये क्या होता है कि यूजुअली जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली जाते हैं, या इवन ऑफिस के अंदर भी अगर जा रहे हैं, तो आप एक कॉपी भेजते हो, ठीक है। कॉपियां जिन जिन को जाएंगी, जैसे वो लेटर में इंक्लोज था ना, तो इधर आपका एक सेक्शन आ जाता है कॉपी टू, नॉट नेसेसरी कि हमने हर दफा इसकी कॉपी भेजनी है, सिचुएशन हमारी है, टॉपिक हमारा ऐसा है या इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई हैं, तो हमने फलाने 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 डिपार्टमेंट या फलाने 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 लोगों को इसकी कॉपी सेंड करनी होगी।
वरना वहां हमारी ऑल एम्प्लॉयज थे तो हमने सिर्फ उनको भेजना था, फाइनेंस डिवीजन में भेजा जाता और वो खुद ही फाइनेंस डिवीजन वाले अपना ऑल एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, अनाउंसमेंट कर देते, तो कॉपी किसी को भेजने की जरूरत नहीं। कभी कभी कॉपी भेजनी होती है, नॉट नेसेसरी कि 10 लोगों को ही भेजनी हो, 2 को भी भेज सकते हो, एंक्लोजर की तरह 1 को भी भेज सकते हो। तो अगर कहा गया है तो फिर हम ये 2 वर्ड्स लिखते हैं, कॉपी टू, कॉलन डालेंगे और फिर उसके नीचे 1 2 3 करेंगे कि किन लोगों को या किन डिपार्टमेंट्स को जा रहे हैं। अगर आप इधर देख रहे हो, यहाँ कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे हैं और कुछ जो है वो एचओडीज और इंसानों के भी नाम लिखे हैं। नॉट नेसेसरी कि हमेशा यहाँ सिर्फ इंसानों के ही नाम हो खाली। जैसे यहाँ मिस्टर अब्दुल लतीफ है, इधर जो है वो डीएचओ मर्दान है, उनकी सिर्फ डेजिग्नेशन मेंशन कर दी है। इधर पर्सनल सेक्रेटरी टू वाइस चांसलर है, अगेन उनकी डेजिग्नेशन मेंशन कर दी है, उनका नाम नहीं लिखा। इधर ऑल डीन्स कर दिए हैं, ऑल एचओडीज कर दिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्कुलर जो होने वाला है। तो कुछ इंसानों के नाम भी आप लिख सकते हो, कुछ डिपार्टमेंट्स या डिविजन्स के नाम भी आप लिख सकते हो। यहाँ कोई कैद नहीं है कि आपने सिर्फ डिविजन ही लिखनी है, डिपार्टमेंट्स ही लिखनी है या इंसानों के नाम ही लिखने हैं। मैं आज तो तब यूज करेंगे व्हेन वी एड्रेस ईच अदर विद फर्स्ट नेम्स, लेकिन सर्कुलर में फिर काइंड रिगार्ड्स एंड रिगार्ड्स बेटा आप समझो कि इट्स अ पोलाइट वे टू क्लोज योर कम्युनिकेशन। जैसे हम फोन पे बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं ना अच्छा ओके खुदा हाफिज, तो दैट इज रिगार्ड्स इन रिटन कम्युनिकेशन। सेल्डम हैंग ऑन समवन ना, बहुत गुस्सा आया हुआ तो बगैर सलाम दुआ किए खुदाफिज किए किसी के मुंह पे फोन बंद करोगे ना, वरना यूजुअली तो हम जल्दी में भी होते हैं, अच्छा अच्छा बाद में बात करता हूँ, एटलीस्ट कुछ इंडिकेशन देते हैं, तो वो रिगार्ड्स आपका इस वजह से होता है, अब प्रॉपर पोलाइट एंड एथिकल क्लोज करने के लिए। ओके दोबारा मैं पूछ रही हूँ, एनी कंफ्यूजन विद द सर्कुलर? गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 150 वाले में ही आएगा, यहाँ लेटर की जगह सर्कुलर आ जाएगा। लेटर है, ईमेल है, मेमो है, सर्कुलर है या मेमो रिपोर्ट है, इन 4 5 चीजों में से कोई एक चीज आएगी और वो 150 वर्ड्स का ही लिखना होगा। यूजुअली अगर आप देख रहे हो इसमें भी कोई कैद नहीं होती, असली अगर मैं बात करूं ये कितना छोटा है, टू द पॉइंट लिख दिया है। ये वाला भी असली है, ऐसा नहीं है कि नकली है गूगल से उठाया, ये थोड़ा लंबा चौड़ा है। तो आप भी लिख सकते हो असल में, असल लाइफ में, रियल लाइफ में, और बड़ा भी लिख सकते हो सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन पेपर की जहां बात होगी, क्वेश्चन इनका अच्छा था, उसमें हमने 150 वर्ड्स का ही लिखना है, उससे हम कम नहीं लिख सकते क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी 150 वर्ड्स की है। अच्छा जी, एक और है कि आपकी तरफ से शेयर किया हुआ है ये, बट आप लोगों की बुक में नहीं है, बुक में था, उसकी भी मैंने जो है वो स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें रेफरेंस नंबर है, डेट है, ऑल स्टाफ मेंबर्स है, कहाँ के, सुपर्ब फैंस लिमिटेड, उधर हमारा वो शायद ईएमई समथिंग था और फाइनेंस डिवीजन था, उन्होंने कह दिया कि वो ऑल स्टाफ मेंबर्स, यानी कि सुपर्ब फैंस कंपनी कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर अगर 500 लोग भी काम करें तो 500 लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया सुपर्ब फैंस का कोई डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि पूरे को ही भेज दो। अगेन सब्जेक्ट आपने लाइन लिखी, जैसे मैंने आपको लेटर में कहा था कि आप सब्जेक्ट का वर्ड भी लिख सकते हो और सब्जेक्ट का वर्ड लिखे बगैर भी आप सब्जेक्ट लाइन लिख सकते हो, तो यू कैन डू दैट। डियर स्टाफ मेंबर्स, इधर ऐसा आना और कॉलन नहीं आना चाहिए था, इधर थोड़ी सी टाइपो हुई हुई है, तो डियर स्टाफ मेंबर्स समझ लेना आप हैं, ठीक है। ये उसी की कंटिन्यूटी है। अब आप देखो ये पिछले 2 सर्कुलर से भी लंबा चौड़ा है, ये आईकैप ने ही प्रोवाइड किया हुआ है बच्चों को यही बताने के लिए कि छोटा दिया है तो ये बड़ा भी हो सकता है। ये नेक्स्ट पेज पे जा रहा था तो इस वजह से मैंने 2 अलग अलग वो जो है वो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं उसके। इधर भी उन्होंने 1 2 3 में कोई इंपॉर्टेंट चीज बता दी है, बाकी पैराग्राफ में ही कर दिया। जी सर्क्यूलर क्या होता है, सर्क्यूलर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन या लेटर राइटिंग की शक्ल में, रिटन कम्युनिकेशन का सबसे पुराना, वन ऑफ द पुराना वे है सर्कुलर जो है। जब हमने बहुत ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करनी होती है, जिसको हम मैस कम्युनिकेशन कहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक कोई बात पहुंचानी होती है, तो फिर हम सर्कुलर कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट की मैं जैसे बात करी थी
कि अगर उन्होंने छुट्टियां अनाउंस करनी होती हैं, आशूरा की करनी है, ईद की करनी है, वो न्यूज में तो आ जाता है, लेकिन न्यूज में भी तब आता है जब गवर्नमेंट के सर्टेन डिपार्टमेंट से इस तरह का सर्कुलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और न्यूज चैनल्स को भी वो प्रोवाइड किया जाता है कि आप जरा अपनी उसके ऊपर चला दें ताकि आवाम को भी पता चल जाए। तो वो चैनल्स अपने ओन पर नहीं चला सकते उस इंफॉर्मेशन को या न्यूज को जब तक कि उनको गवर्नमेंट के सर्टेन डिपार्टमेंट से वो नहीं मिलता। तो जब हमने लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक सर्टेन अनाउंसमेंट शेयर करनी होती है तो फिर हम सर्कुलर्स का यूज करते हैं। इट कैन बी यूज फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल याद है? इंटरनल मीन्स, और एक्सटर्नल जो आप जहां काम नहीं करते हो बट उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। तो ये आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन, अगर अभी आप देखो तो हमारी ऑल एम्प्लॉइज ऑफ सुपर्ब फैन एंड ऑल एम्प्लॉइज ऑफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो क्या था, फाइनेंस डिवीजन। तो यानी कि अपनी कंपनी के अंदर ही, क्योंकि बहुत हजारों के हिसाब से हो सकता है कि लोग काम करते हो, तो उन्होंने सर्कुलर करा है। तो अपनी कंपनी के अंदर भी रह के आप कर सकते हो, और अगर जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं तो वो, या आप एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी किसी के साथ कर रहे हो कि जी हमारा जो है वो ऑफिस, हमारी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, काम कारोबार चल रहा है, अब हम लोकेशन हमारी चेंज हो रही है, या हम अपना वाइंड अप कर रहे हैं और हम फैसलाबाद जा रहे हैं लाहौर से, या लाहौर फैसलाबाद से लाहौर आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी सिचुएशन में आपने एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी करनी है, इंटरनल भी करनी है, कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनको भी पता चले कि हमारी जो लोकेशन है ऑफिस की वो चेंज हो रही है। तो आप एक्सटर्नल में भी सर्कुलर को यूज कर सकते हो और इंटरनल में भी सर्कुलर, क्योंकि आपने लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कम्युनिकेट करनी है कोई चीज। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ शेयर किया हुआ है जो कि आगे जाके आप लोगों को मैं क्लास वर्क के लिए कराऊंगी, जिसके ऊपर अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अच्छा, सर्कुलर ओरल कम्युनिकेशन है कि रिटन? रिटन है। तो रिटन कम्युनिकेशन में याद है राइटिंग प्रोसेस में क्या क्या चीजें थी? कोई तीन चीजें, एटलीस्ट तीन चीजें हमारी होंगी। प्लानिंग होएगी, रफ ड्राफ्ट होगा, फिर उस काम को हम रिव्यू करेंगे। तो यहाँ बहुत ब्रीफली उस चीज को मेंशन किया हुआ है, बुक में भी ब्रीफली ही है कि पीआरसीएम को माइंड में रखना है। मेरा पर्पस क्या है सर्कुलर का, मेरा रिसीवर कौन होने वाला है, कंटेंट क्या होगा, और मेरा मीडियम क्या होगा। आउटलाइन हमने बनानी है, करते वक्त हमने वो आर्म्स और कप्स को माइंड में रखना है। बेसिक स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, ओपनिंग पैराग्राफ जिसको हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहेंगे, फिर बॉडी सेक्शन आएगा जिसमें हम के बारे में एक्सप्लेनेशन या डिटेल इंफॉर्मेशन वहां प्रोवाइड करेंगे। फिर आपका क्लोज आता है। क्लोजिंग में ये आता है कि कभी कभी सर्कुलर और मेमोज के अंदर आप चाह रहे होते हो कि कोई आपका ये सर्कुलर पढ़ने के बाद कोई एक्शन लिया जाए। अब जैसे ईद की छुट्टियों में है, जैसे स्पेशली हमारा जो सर्कुलर मैंने कई दफा खुद भी पढ़ा है कि डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे आशूरा ही होता है, जैसे कि पुलिस वालों को, डिपार्टमेंट्स को जो है ना, वो कहा जाता है कि आप अपनी ड्यूटी संभाल लीजिएगा या ध्यान रखिएगा। तो एक इन्फॉर्मेशन ये शेयर की जाती है कि 2 दिन की छुट्टियां हो रही हैं या 3 दिन की छुट्टी हो रही है, और दूसरा इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जी शहर के जो माहौल को आप लोगों ने जरा ठीक ठाक रखते हैं, अपने पुलिस वालों को डिप्लॉय करना है फलानी जगह एंड ऑल दैट। आपने इंस्ट्रक्शंस भी जो है ना एक स्लाइड सी देनी होती है सर्कुलर में, तो वो आपका लास्ट सेक्शन बनेगा, थर्ड बॉडी पैराग्राफ कह लो, या आप एक अगर एक सेंटेंस में भी आपने लिखना है लेकिन वो बॉडी में नहीं आएगा, वो आप फिर इसका अलग बनाओगे। इसमें आप कोई कॉल फॉर एक्शन, कॉल फॉर एक्शन का मतलब वही होता है कि आप क्या चाह रहे हो सामने वाले से कि आपका सर्कुलर पढ़ के वो क्या करें। कोई की पॉइंट्स को आपने मिनिमाइज करके दोबारा से लिखना है, हाईलाइट करके। ऊपर जो मैंने एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ में बातें कही थी, वो जाते जाते आपको रिसीवर को दोबारा रिमाइंड अगर कराने की जरूरत है, कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो आप ऐसी सिचुएशन में जो हो वो अपने मेन को दोबारा से रीस्टेट कर सकते हो या समराइज करके दोबारा लिख सकते हो। फ्रेंडली क्लोज वो वही वाला था कि योर्स ट्रूली और योर्स फेथफुली वगैरह, आप तरीके से उसको क्लोज करोगे। ऐसा नहीं है कि आप अब्रप्टली रिटन कम्युनिकेशन को एंड कर दोगे, वो चीज होती है हमारी मेमो के अंदर। सर्कुलर के अंदर हमने लेटर और ईमेल की तरह एक प्रॉपर क्लोज करना होता है। मेमो आपका बस अब्रप्टली बंद हो जाता है, वो भी हम आगे देखते हैं।
ये दो सैंपल्स हैं मेमो के, मैंने जान के अलग अलग इस वजह से लिए कि इसमें भी नंबर ऑफ वर्ड्स की कोई कैद नहीं है। मेमो भी नंबर ऑफ वर्ड्स आपके जो है ना असल में रियल लाइफ में कम भी हो सकते हैं, लेटर और ईमेल की तरह, सर्कुलर की तरह। इसमें अगर आप देख रहे हो तो थोड़े राइट एंड लेफ्ट में लंबे पैराग्राफ से 4-4 लाइनों के, 3-3 लाइनों के, इधर 1.5-1.5 लाइनों का है, लेकिन फिर भी 1.5 लाइन का है, लेकिन फिर भी अलग सेक्शन हुआ है। वरना वो कहें कि 4.5 लाइन्स बन रही हैं, हम एक ही पैराग्राफ के अंदर लिख देते हैं। चाहे आपकी वो 1 लाइन बन रही हो, 1.5 लाइन बन रही हो, 2 लाइन बन रही हो, इंट्रो आपका अलग होगा, एक्सप्लेनेशन आपकी अलग सेक्शन में आएगी, क्लोजिंग आपकी अलग सेक्शन में आएगी। आप उनको मर्ज नहीं कर सकते हो क्योंकि जी नंबर ऑफ वर्ड्स में 45-50 बन रहे तो एक ही पैराग्राफ में लिख दो, नहीं, आपने फिर भी डिवीजन करनी है। पैराग्राफिंग या डिवीजन ऑफ राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दैट मेक्स योर राइटिंग क्लियर। अच्छा, बॉडी सेक्शन उसका भी वैसा ही है, अभी हम आगे जाके बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट की चेंज है मेमो के अंदर। मेमो में आपने 4 चीजें मस्ट हैं जो आपकी आती हैं, टू, फ्रॉम, डेट एंड सब्जेक्ट। ये 4 चीजें कंपल्सरी हैं जो आपके फॉर्मेट में आती हैं। ये मेरे ख्याल से सबसे आसान चीज है क्योंकि इसमें सिर्फ ये 4 ही चीजें आनी होती हैं। नीचे आप देख रहे हो कोई क्लोजिंग नहीं है, कोई रिगार्ड नहीं लिखा हुआ, कोई बंदे का साइन नहीं है, कोई बंदे का नाम भी नहीं है, और पोजीशन का नाम भी नहीं है कि किस पोजीशन पे काम करें। तो वो नीचे वाला तो आप समझो पैराग्राफ के नीचे तो कोई फॉर्मेट ही नहीं है, तो हमें याद रखना होगा। सिर्फ ऊपर ऊपर ही है, वो भी 4 चीजें, टू, फ्रॉम, डेट एंड सब्जेक्ट। अब आप देख रहे होगे इसमें सीसी है या नहीं है। तो ये जो कार्बन कॉपी है ये ऑप्शनल होती है मेमो के अंदर, आगे स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है ये, तो अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। कार्बन कॉपी का किस किस को आइडिया की क्या होती है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बताना। कभी इत्तेफाक हुआ है कि बाजार गए हो और कहीं से इनवॉइस लियो, और कभी इत्तेफाक हुआ है इनवॉइस बना रहे हो तो आप उनके उस पैड को देख रहे हो, ये 2 पेजेस होते हैं ना, एक ब्लू पेज होता है, वो ऊपर वाले में हमें दे रहे होते हैं, नीचे एक ब्लू पेज रखते हैं, और जो ब्लू पेज के नीचे वाला जो होता है वो उनके पास रहती है कॉपी, ऊपर वाली कॉपी के ऊपर वो डिटेल लिखकर हमें फाड़ कर देते थे कि ये आपकी रसीद है। ऐसा हुआ है कभी? तो वो जो होता है कार्बन, उसको जो ब्लू कलर का होता है, उसके ऊपर नीचे अगर हम कोई भी पेपर रखें तो जो टॉप वाले पेपर पे हम लिख रहे होते हैं वो उस ब्लू पेपर की वजह से उसके नीचे वाले पेपर पे एज इट इज कॉपी हो जाता है उसी वक्त। अगर हम एक पेन से डॉट भी डालेंगे तो वो डॉट जो ऊपर वाले पेज पे था कार्बन पेपर की वजह से वो थर्ड वाले पेज पे एज इट इज वो डॉट आ जाएगा, ना इधर ना उधर, एग्जैक्टली वही चीज। कॉपी पेस्ट कर हमसे कभी वो गलती हो सकती है अलाइनमेंट वगैरह की, लेकिन कोई चीज रह जाए, एक अल्फाबेट या 2 अल्फाबेट, लेकिन कार्बन कॉपी वाले में कोई भी हमसे गलती नहीं होती, जो गलती ऊपर हो या वो गलती नीचे भी हो जाएगी, जो चीज ऊपर सही लिखी है वो भी नीचे हो जाएगी। तो कार्बन कॉपी का मतलब ये कि एज इट इज वही चीज, जिसमें कोई भी चेंजेस ना हुई हो। तो कार्बन कॉपी का हवाला वो यहाँ ये देखते हैं कि जो मेमो आप फॉर एग्जाम्पल सादिया शेख को भेज रहे हो, एग्जैक्टली वही मेमो इनको भी भेज, उसमें कोई चेंज नहीं लानी, एक फुल स्टॉप की भी चेंज नहीं लानी, एज इट इज ही जाएगा वो। क्लियर है ये ईमेल में भी होता है, हम आगे जाके अभी देखेंगे। तो ये कार्बन कॉपी, अगर ये मेरी बॉस है, इन्होंने कहा है कि साजिश शेख आप जो हो ना, इन मेमो कीजिए मेरी तरफ से, मैं उनको कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं मेमो में लिखवा रही हूँ, आप उनको मेमो भेजिए और साथ में इनको भी भेजिए। तो फिर मैंने क्या करना है, एड्रेस में इनको करूंगी क्योंकि मुझे कहा गया है कि मिस्टर खालिद को कहना है, फॉर एग्जाम्पल आपने मेमो करना है, मगर मिस्टर खालिद के साथ साथ मिस्टर रफीक को भी इसकी कॉपी जानी चाहिए। तो मैंने मुखातिब किसको करना है, खालिद साहब को, और कॉपी किसको, अहमद जो भी थे रफीक साहब को। तो ये उलट नहीं हम कर सकते, जिसको मुखातिब करना है वो आपका टू में आएगा, तो आपको कौन हूँ, ये भेज रही है लिखने वाली मैं हूँ, नाम नहीं लिखूंगी, ये भेज रही है, ठीक है, मैं तो उनकी सेक्रेटरी हूँ बेचारी। तो इनका नाम आ जाएगा, उसके बाद काबुल को अपने रफीक साहब को भेज दी थी, तो रफीक साहब का नाम आ जाएगा, और उसके बाद आपको बेटा चाहिए तो देखो आप भेज रहे हो। अब इसमें ये 2 क्वेश्चन है कि इसमें आप डायरेक्टली नाम लिखो, ब्रैकेट के अंदर रफीक साहब को डेजिग्नेट कर सकते हैं, या पेंडिंग बाहर डेजिग्नेशन लिखो, ब्रैकेट में रफीक साहब का नाम लिखो, सेम कि मैं अपना नाम या पेपर नाम में लिखूं और इनकी ब्रैकेट में डेजिग्नेशन लिखूं, या यहाँ डेजिग्नेशन मेंशन करके ब्रैकेट पे इनका नाम रखूंगा।
डिपेंडिंग ऑन आपको कहा क्या गया है कि आपको ये कहा गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड को जो है ना वो आपने मेमो करना है, तो आपको कहा इंस्ट्रक्शन तो लिखना है। तो पोजीशन आपकी पहले आ गई और ब्रैकेट के अंदर अभी हम इसको आगे जाके करेंगे तो मजीद थोड़ा सा समझ में आएगा इंशाल्लाह। लेट मी टेक द क्वेश्चन मैम काइंड। अच्छा नौरीन, सिर्फ आपको नहीं आ रही आवाज या बाकी बच्चों को नहीं आ रही? बेटा आज माइक जरा काम नहीं कर रहा, इस वजह से मैं जितना भी ऊंचा बोल सकती हूँ उतना ही बोल पा रही हूँ। अलीजा आपको सही आ रही है आवाज? जिन बच्चों को आवाज सही नहीं आ रही वो हैंड रेस कर दीजिए प्लीज, जिनको कम आ रही है या कट के आ रही है। ओके, सिर्फ एक बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो बेटा आप रिकनेक्ट करके देखना। मेमो में भी बेटा डेट या ब्रिटिश लिखोगे या अमेरिकन, और इधर भी देखो अमेरिकन लिखी हुई है तो कॉमा है, अगर ब्रिटिश लिखोगे तो कॉमा नहीं होगा, यहाँ भी वही चीज है। इधर हमने ये वर्ड्स लिखने हैं, टू लिखना है, फ्रॉम लिखना है FROM, और डेट का DATE, सब्जेक्ट का पूरा वर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, ये चार चीजें हैं बेशक, लेकिन हम यहाँ का नाम लिख दो और उनका नाम लिख दो, मैंने ये टू फ्रॉम डेट और सब्जेक्ट लिखना होगा। ये भी अच्छा सवाल है। देखो आप जिस कंपनी में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, काम करते हो ना, तो उनकी पॉलिसीज और रूल्स जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। कुछ लोगों का ये होता है मानना कि जी मैं बॉस हूँ या मैं हेड ऑफ, तो मेरे नीचे जितनी भी कम्युनिकेशन ऑफिस में हो रही है, क्योंकि मैं ऊपर लोगों को भी जवाब दे हूँ, तो सारी कम्युनिकेशन मेरी नजर से गुजरनी चाहिए। तो मुझे उस लूप में रखो, मुझे उस सर्कल में रखो, चाहे आप जो हो छोटी से छोटी कम्युनिकेशन कर रहे हो, चाहे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कर रहे हो। तो कुछ कभी ये रीजन भी हो सकता है कि किसी साहब को या साहबा को CC रखना उस डिपार्टमेंट या उस ऑफिस की पॉलिसी में शामिल हो के जी अच्छी सी अच्छी, बुरी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर अगर आप सर्कुलेट करनी है, इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो भी, एक्सटर्नल कर रहे हो तो भी मुझे CC रखना है आपने, चाहे कुछ हो जाए। तो ये रीजन होती है, अदरवाइज एज सच कोई रीजन नहीं है। अगर कभी कहा गया होता है, जैसे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, पॉलिसी नहीं है हमारी, लेकिन क्योंकि इन रफीक साहब की और इनकी आपस में कोई मीटिंग हुई भी होगी, मैं तो सेक्रेटरी हूँ मुझे क्या पता, तो इनकी कोई मीटिंग हुई भी है, इन दोनों को पता, अहमद साहब को जो फलानी चीज जाएगी, तो रफीक साहब को पता था कि मुझे भी इसकी कॉपी मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने इनके साथ कोई बाद में कोई बातचीत करनी होगी। तो कभी कभी इस सिचुएशन के लिए भी वक्ती तौर पर भी उनको CC में डाल दिया जाता है। हमारी ऐसे ऑफिस की पॉलिसी नहीं है कि हर दफा ही CC डालें, लेकिन कभी कभी डालना पड़ जाता है, क्योंकि ऊपर जो सीनियर लोग हैं उन्होंने आपस में बातचीत हुई हुई थी कि जी मैं फलाने को ईमेल कर या मेमो करवा रहा हूँ, तो आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी। तो ये रीजन भी हो सकती है, नॉट नेसेसरी कि हर दफा हो। गुड क्वेश्चन। बिल्कुल, उसमें बताएंगे अगर नहीं, फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखे और HR डिपार्टमेंट को CC करें, तो HR डिपार्टमेंट CC में आ जाएगा। अगर सिंपल कलेक्टर को या CEO को सिर्फ अपना मेमो भेज रहे हो या करो, तो सिर्फ टू फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस, तो सीधा सीधा आपको बताएंगे कि CC रखना है तो नहीं रखना है। हाँ जी, आपका क्वेश्चन पढ़ा। बिल्कुल एक ही लाइन में, गुड क्वेश्चन। एक ही लाइन में लिखो, डेफिनेशन मेंशन करोगे या कॉमा लगा के डेफिनेशन मेंशन करोगे। सेम इज द केस की डेजिग्नेशन पहले लिखिए, कॉमा डाल के नाम लिख दे या ब्रैकेट में नाम लिख दो, वाइस वर्सा कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। अच्छा, इन दो का डालने का मेरा एक और मकसद था कि राइट हैंड साइड वालों में देख रहे हो कि हेडर बना हुआ है, तो मेमोज में भी लेटर की तरह कभी कभी हेडर्स बने हुए होते हैं और कभी कभी नहीं भी होते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, उनकी पॉलिसी क्या है। सॉरी समझ नहीं आई, टू के गुड है, दोनों लिख सकते हो। ऐसी सिचुएशन में ये भी सवाल बहुत अच्छा था
इस सिचुएशन में जो बच्चे एमएस ऑफिस यूज करते हैं उनको टैब का वो आइडिया होगा, वो ऑटोमेटिकली एक बटन दबता है तो वो एक यहाँ आ जाएगा, इतना है ना ऑटोमेटेड एक वो होता है, गैप आता है। तो फ्रॉम के बाद भी जब टैब डालोगे तो वो यहाँ उसी के टैब के बटन को प्रेस करोगे। वरना आप इस तरह भी लिख सकते हो कि टू लिखा, कॉलन डाला, सिर्फ एक स्पेस बार दी और आपने नाम लिख दिया, फिर फ्रॉम लिखा, कॉलन डाला, एक स्पेस बार दी और फिर आप डेट पे आए, कॉलन डाला और सब्जेक्ट डाला। इसी तरह हर कॉलन के बाद लेकिन एक स्पेस बार देना जरूरी है, स्पेस बार को दबाना जरूरी है। कॉलन के फौरन बाद आप कुछ भी नहीं लिखते हो, यानी कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क आप लाइफ में लगाओ उसके बाद आपने स्पेस देनी है, फिर चल सकते हो। और अगर जो अगला वर्ड है और पंक्चुएशन मार्क के बीच में अगर आप गैप नहीं दे रहे हो तो एमएस ऑफिस में तो नीचे लाइन आ जाएगी, और अदरवाइज अगर हैंड रिटन है तो वो गलत काउंट कर दिया जाएगा। तो कोई भी पंक्चुएशन मार्क हो उसके बाद आपने एक स्पेस देनी है। जी फौजिया, क्वेश्चन बेटा कोई है? ओके है। मैम टू एंड फ्रॉम में कंपनी नाम लिखना पर्सन का नहीं लिख सकते? नहीं, कंपनी का नाम नहीं लिखोगे बेटा, डिपार्टमेंट का नाम लिख सकते हैं, इफ नॉट द पर्सन's नेम। फ्रॉम डे सब्जेक्ट आगे पीछे हो सकते जी, काइंड हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट आपका एंड में। बट हैविंग सेड दैट आगे हो सकते हैं यस, जब आप रियल लाइफ करोगे। अभी हमने वो फॉलो करना है जो हमें बुक में है, क्योंकि हमने आई कैप वालों को कोई गुंजाइश नहीं देनी कि वो हमारे मार्क्स काटे। हमने अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करना पेपर के लिए, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए कि आगे पीछे कर सकते हैं। सब्जेक्ट फिर भी आपका एंड में ही रहेगा। मेमोरेंडम जो है इसका फुल नेम है, मेमो इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब जो है वो होता है काइंड ऑफ अ रिमाइंडर, याद दहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डॉक्यूमेंट आपने करना हो तो। मैम बुक में डेट है, ऊपर है जी। मैं कह रही थी ना बच्चे आगे पीछे हो सकता है, सब्जेक्ट लाइन आपकी लास्ट होनी चाहिए। तो आपने पेपर के लिए बुक को यूज करना है, बुक वाले फॉर्मेट को। फिर जिन जिन कंपनीज में काम करोगे ये जो तौर तरीके हैं उनको अपनाना पड़ेगा। रिजिड नहीं होना कि मैं तो ये सीख के आई थी या आया था, मैं तो ऐसे ही करूंगा या करूंगी, वो गड़बड़ हो जाएगी फिर। बिल्कुल, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। डिपार्टमेंट का नाम मेंशन कर देंगे या साहब साहबा का नाम मेंशन कर देंगे, कह देंगे कि सीसी करे होंगे। डेट के साथ टाइम भी आप डाल सकते हो, कोई उसमें मानियत नहीं है, ना डालो तो भी चलेगा। अच्छा सॉरी जी, इट इज ऑफ्टन रिटन फ्रॉम वन टू ऑल परस्पेक्टिव। एक डिपार्टमेंट या एक इंसान से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट या मुख्तलिफ इंसानों को जाता है, वन टू ऑल में ज्यादातर ये मेमो यूज किया जाता है। सर्कुलर की शॉर्ट फॉर्म या छोटा बहन भाई समझ लो इसको। कॉमन यूज ऑफ अ मेमो, प्रोवाइड अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। रिटन कम्युनिकेशन हमारी ज्यादातर हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई उसका सबूत के तौर पर या रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड में रहे वो चीज। कंफर्म ओरल डिस्कशंस, फॉर एग्जांपल अब हमारी बातचीत हुई, जैसे हमने कहा था ना आइडिएशन वाला, हम जो हमारी मीटिंग हुई है, आइडियाज वगैरह जनरेट कर लिए हैं, तो उसके बाद अगर उस मीटिंग के कन्वर्सेशन को, ओरल कम्युनिकेशन जो हुई थी, कोई एक रिटन फॉर्म देना है, तो जरूरी नहीं होता कि आप रिपोर्ट ही बनाओ, जरूरी नहीं होता कि आप सिंपल एक डॉक्यूमेंट ही क्रिएट करो एमएस ऑफिस में। आप उसको मेमो की शक्ल भी दे सकते हो, आप उसको ईमेल की शक्ल भी दे सकते हो। तो वो मेमो इसलिए भी काम आता है कि आपने अपनी ओरल कम्युनिकेशन जो हुई हुई होती है या डिस्कशन मीटिंग में जो हुई हुई होती है, एक डॉक्यूमेंट की शक्ल दे देते हो। सीक असिस्टेंस एंड पे ग्रेटिट्यूड फॉर इट। आप मेमो का इस्तेमाल करते हो कभी किसी से आपको हेल्प चाहिए हो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, ये ज्यादा इस्तेमाल 9% ये इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होता है। किसी डिपार्टमेंट से आपको हेल्प की जरूरत है, कोई फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से आपको हेल्प चाहिए, अपने बॉस को लिख रहे हो कि जी हमारा एसी वगैरह खराब हो गया था, तो अकाउंट कहते हैं कि जरा हमें 2 लाख 4 लाख जितने का भी एसी आता है वो उतने पैसे दे दें, कंप्यूटर्स खराब हो गए हैं। तो कोई आपने कोई असिस्टेंस या कोई हेल्प चाहिए हो
और कभी कभी आप पे ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि किसी को शुक्रिया अदा करना, या उनकी उर्दू में क्या कहेंगे, प्रेम या पजेराई करना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक वर्ड होता है उर्दू का, कि किसी को कोई किसी ने अच्छा काम किया हो, किसी टीम ने अच्छा काम किया हो, किसी इंसान ने अच्छा काम किया हो, तो उनको इन अ वे आप शुक्रिया अदा कर रहे हो, तो उसमें भी आप को यूज करते हो, ताकि उस डिपार्टमेंट को पता चले कि हमारे डिपार्टमेंट में फलाने बंदे ने या पूरी टीम ने उस डिपार्टमेंट की एक अच्छा काम किया था। कि ना सिर्फ आप उनको कमरे में बुलाओ, उन दो लोगों को शाबाशी दो, आप इस तरह मेमो क्रिएट करते हो ताकि उस डिपार्टमेंट को पूरे को पता चले कि आपके डिपार्टमेंट के दो लोगों ने फलाना अच्छा काम किया, इररिस्पेक्टिव कि सिर्फ दो को बुला के आप तारीफ करते हो, वो भी कर सकते हो। बिल्कुल बताएंगे, सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी कि टू में ये लिखोगे, फ्रॉम में ये लिखोगे, सीसी आपका ये होगा, सिचुएशन आपकी क्या होने वाली है मेमो लिखने की। एग्जैक्टली, टू फ्रॉम डेट और सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखना है, टू के आगे कौन और फ्रॉम के आगे कौन, और फिर आपने सब्जेक्ट लाइन लिखनी है सिचुएशन उस टॉपिक के हिसाब से। फिर लाइन को ही लेके आपने लेटर की तरह चलना है कि इंट्रो का पैराग्राफ मेमो का भी आपका लेटर और सर्कुलर की तरह ही होगा। सब्जेक्ट लाइन को थोड़ा सा एलैबोरेट करोगे, अगेन पूरी इंफॉर्मेशन आप मेमो के इंट्रो में भी नहीं देते हो, किसी भी इंट्रोडक्शन में आप सेक्शन के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते हो। अगर वहीं दे दोगे तो फिर बाकी जो जैसे नॉवल है तो उसके चैप्टर्स को क्या करेंगे, जब सारा ही इंट्रो में दे दिया या समरी सारा कुछ ही डाल दिया, कुछ तो वो रखना होता है ना आगे इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो इंट्रो में मेमो के भी आपने सब्जेक्ट लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है विदाउट गिविंग द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। जैसे मैं आगे आपको बताती हूँ। अच्छा जी, कभी कभी आपको कोई टास्क दिया हुआ होता है, यूजुअली तो हम फोन के ऊपर या टेक्स्ट करके पूछ लेते हैं वो फलाना काम किया था, शाम तक उसकी रिपोर्ट चाहिए थी, कहाँ तक पहुंचा, बॉस ने कहा था कि ये फाइल बना के दे देना, या पीपीटी अभी तक नहीं बनी है, या वो फलाना फील्ड वर्क पे जाना था, वो इन्फॉर्मेशन लेके आए हो कि नहीं लेके आए हो। तो छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन लेनी देनी होती है या करनी होती है, काम कहाँ तक पहुंचा, उसके लिए भी इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए मेमोस का इस्तेमाल होता है। अगेन ये ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड करता है कि व्हाट दे प्रेफर, कि ईमेल्स के थ्रू सारी कम्युनिकेशन होनी है, इजी वे है, मेमोस के थ्रू होगी, ईमेल्स के भी थ्रू होगी, या व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप होगी, मुझे उसमें ऐड कर लो। वो अभी जैसे आप लोग एडेड हो, आप लोग हालांकि हमें टेक्स्ट नहीं ना कर सकते हो ग्रुप के अंदर, लेकिन क्यों हो, आप समझो कि वो आप हमारे लिए सीसी हो, कि जो सीएफई में हो रहा है वो आप तक खबर पहुंच जाए। तो वो इन अ वे कि आप एज सच आपका आप ने सीसी ने जवाब नहीं देना है, उसका सीसी को सिर्फ वो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो आप मेंबर जो हो, क्योंकि हमें मैसेज नहीं कर सकते हो, एडमिन नहीं हो, तो आप लोग सिर्फ सीसी हो, कि बस आपने, मैंने फहीम से बात की, फहीम ने मेरे साथ कोई अनाउंसमेंट की, या मैंने आप लोगों के साथ की, तो वो सारों को एक तरीके से ही एक जगह ही मिल जाए। तो ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड करेगा कि अभी भी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मेमोज का इस्तेमाल होता है। हम ये नहीं कह सकते कि मेमोज अब दुनिया से हट गए हैं क्योंकि ईमेल्स और टेक्सटिंग और व्हाट्सएप बन गए एंड ऑल दैट, लेकिन ये भी एग्जिस्ट करते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन में कितने परसेंट पे ये काम चल रहा है, वो जब जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो आपको उसका ही आइडिया होगा। कभी कभी हमें रिक्वेस्ट किसी चीज की परमिशन लेनी होती है या किसी चीज की अप्रूवल लेनी होती है, कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि जो हमारा डिपार्टमेंट जो है ना वो बाहर घूमने जाना चाह रहा है, मरी जाना चाह रहा है, समथिंग लाइक दैट, तो उसकी परमिशन आप लोगों से चाहिए, या अप्रूवल जो है वो, अगर हम कोई एक डिपार्टमेंट सजेस्ट कर रहा है कि जी मेरी टीम के जो है ना वो उन्होंने बड़े अच्छा काम किया था, उनको हम थोड़ा सा अगर प्रेजल दे दें, यानी कि उनको बोनस एक दे दें तो बड़ा अच्छा रहेगा, तो उसकी अप्रूवल आपको चाहिए। तो इस तरह की अप्रूवल या आपकी परमिशंस के लिए भी या रिक्वेस्ट के लिए भी आप मेमो का इस्तेमाल करते हो। मेन पर्पस क्या होता है इसका, प्राइमरी पर्पस है टू इन्फॉर्म, मगर ये इट ऑल्सो इंक्लूड एन एलिमेंट ऑफ परसुएशन और अ कॉल ऑफ एक्शन। ज्यादातर ये इंफॉर्मेशन लेने देने के लिए काम आता है, इसमें कम ही ऐसा होगा कि मैं आपको कहूँ कि ये मेरे मेमो पढ़ लो और फलाना काम उसके बाद कर लो, ये भी होता है, लेकिन ज्यादातर इंफॉर्मेशन लेना और इंफॉर्मेशन देना। फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा कि जी क्या क्या काम हो गया, आपने जवाब दे दिया सर ये काम हो गए।
अच्छा जी, हमने जो है ना 2 एम्प्लॉइज को जो है ना वो प्रमोशन देनी है या उनको बोनस देना है, हाँ हो जाएगी या ना हो जाएगी जवाब के अंदर। तो वो इंफॉर्मेशन और लेना और देने के लिए ज्यादा मेमो इस्तेमाल होता है। इसके लिए भी इस्तेमाल होता है कि आपने किसी को परसुएड यानी कि कन्विंस करना हो कि आप रिक्वेस्ट करो। अब आपने वापस जवाब आ गया बॉस का कि नहीं अभी तो हम उनको जो है ना वो बोनस नहीं दे सकते, अगली ईद में देखी जाएगी जब सारों के साथ दोगे। तो आप अपनी तरफ से हो सकता है कन्विंस करने के लिए एक और कोशिश करो और मेमो लिखो अपने सीनियर को कि नहीं जो उन्होंने फलाना फलाने काम भी किए हुए इतने सालों से, 2 साल से वो काम है, वो पे सैलरी भी नहीं इंक्रीज हुई है। तो हमें लग रहा है कि एटलीस्ट इन 2 लोगों की जो है इन्होंने ज्यादा हार्ड वर्क किया है इस प्रोजेक्ट के ऊपर बनस्बत बाकी 3-4 लोगों के। तो हमें चाहिए कि आप एटलीस्ट एक दफा सोचें इस बारे में। तो हो सकता है कि आप दोबारा उनको कन्विंस करने के लिए भी मेमो का इस्तेमाल करो। तो लेकिन पर्पस जो मेन है मेमो का वो होता है कि इन्फॉर्म करना होता है, इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन देनी। ये घड़ी हमारी बंद है नहीं चल। ऑनलाइन स्टूडेंट सारा आपको बेटा डिफिकल्टी हो रही थी थोड़ी वॉइस की, अब आई होप के क्लियर हुई है, या फौजिया को, आई डोंट रिमेम्बर किसको प्रॉब्लम हो रहा था। जब हम मेमो लिखते हैं तो सेंटर में मेमो का वर्ड यूजुअली लिखा जाता है। पूरा वर्ड मेमोरेंडम लिख सकते हो या MEMO लिख सकते हो। अगर आपको पेपर में मेमो लिखना तो मिडिल के अंदर आपने या तो पूरा मेमोरेंडम या मेमो का वर्ड लिखना होगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे कर्सर प्रेस करोगे और फिर डेट लिखोगे। रिसीवर डेट एंड सब्जेक्ट यानी कि टू फ्रॉम, डेट एंड सब्जेक्ट, सेंडर और रिसीवर टू फ्रॉम हो गए। डेट और सब्जेक्ट पे अभी हमने बात की थी। CC ऑप्शनल है, गुड। टॉपिक में नहीं है तो हमने सिर्फ मेरी तरफ से इनको जा रहा है, बात जाएगा। एक इंसान से दूसरे इंसान को भी हो सकता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को हो सकता है, एक इंसान से एक डिपार्टमेंट को हो सकता है, एक इंसान से 2 डिपार्टमेंट को भी हो सकता है। ये इजाजत दे दी हाँ आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट चले जाओ घूमने के लिए, तो 2 डिपार्टमेंट को करना है ना, तो अलग अलग नहीं करोगे, कॉमा लगाओगे और दोनों डिपार्टमेंट्स का नाम लिखोगे। HR डिपार्टमेंट कॉमा मार्केटिंग, यानी कि दोनों डिपार्टमेंट्स को ये जाएगी मेमो। सॉरी 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ईमेल की तरह है बिल्कुल। जितने ईमेल आईडी डालते जाओगे उतने उन लोगों को ईमेल्स पहुंचती जाएंगी। सेम इज द केस कि कॉमा लगाकर आप डिपार्टमेंट्स को ज्यादा कर भी सकते हो अगर आपने करना है तो। मगर फिर वही बात आती है कि अगर बहुत ज्यादा है तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमें कौन सा तरीका, बहुत सारे इंफॉर्मेशन करनी है फिर सर्कुलर कर देंगे, कि अगर हम कह रहे कॉमा डालते जाते तो उससे तो बेहतर है कि फिर हम दूसरा जो इस मकसद के लिए बनी हुई है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो कि सर्कुलर है, तो फिर व्हाई नॉट डू दैट। बंदा अगला बंदा भी कहेगा कि जी वो कॉमा डाले चले जा रहे हो डाले चले जा रहे हो, तो वो थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म नहीं रिफ्लेक्ट होगी उसके अंदर। मेमो का आपका इंगेजिंग होना जरा जरूरी होता है, बोरियत ना हो, टू द पॉइंट बात हो और इंगेजिंग हो इन अ वे कि क्लैरिटी के साथ आप अपनी बात जो है सामने वाले तक पहुंचाओ। 7 Cs किस किस बच्चे ने किए थे वीकेंड पे? एक दो ने तो मेरे साथ पिक्चर शेयर की थी कि मिस यही 7 आप बात कर रहे हो, बाकियों किसानों के हाथ नीचे हैं। क्योंकि ये वर्ड कंसाइज, क्लैरिटी, करेक्ट ये सारा कुछ यूज होता रहेगा, तो एक दफा प्लीज गो थ्रू हो जाना 7 Cs को। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कुछ बच्चों ने गो थ्रू हुआ है, थैंक यू, थैंक यू फौजिया। ओके एंडिंग बहुत जरूरी है, ये जरा खुद ही पढ़िएगा एंडिंग वाला। थैंक यू नौरीन। रिगार्ड्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता, टाइम भी नहीं चाहिए होता, लेकिन हाउएवर के बाद जरूर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि लेकिन अगर कोई इम्पोर्टेंट इजाजतनामा आपसे लेना है, कोई बड़ी रकम का लेना देना अगर आप करने वाले हो और पूछ रहे हो किसी से कि आपकी इजाजत है कि नहीं, इन शॉर्ट किसी भी किस्म की ऑथराइजेशन अगर हमसे
चाहिए तो फिर ऐसी सिचुएशन में सिग्नेचर की जरूरत होगी, वरना आप सिग्नेचर या रिगार्ड या नाम वगैरह नहीं लिखते। सिग्नेचर लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप एंड में जैसे ही आपका पैराग्राफ खत्म हुआ है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप अपना सिग्नेचर कर देंगे, या फिर आप अपने नाम के आगे सिग्नेचर करेंगे किसकी तरफ से था। मैं फॉर एग्जाम्पल इनको भेज रही हूँ, आपकी रिक्वेस्ट थी 4 लाख रुपए अकाउंट डिपार्टमेंट से ले लें, साथ में मैं अकाउंट डिपार्टमेंट को भी सीसी कर दूंगी ताकि उनको पता हो कि जब ये आएंगी लेने के लिए तो मेरी तरफ से मेमो पहुंच गया है अकाउंट डिपार्टमेंट को, और अकाउंट डिपार्टमेंट इनको 2 लाख या 4 लाख या जिसकी भी इजाजत मिली थी वो दे देगा। वरना अगर मेरा साइन नहीं होगा, चाहे मैंने उनको सीसी भी कर दिया अकाउंट डिपार्टमेंट को, वो नहीं देंगे उसको। ठीक है, आपको मेमो किया उसका साइन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में कहीं जहां आपको ऑथराइजेशन देनी है, किसी चीज की इजाजत देनी है, आपकी इजाजत के बगैर वो फलाना काम नहीं हो सकता, फिर आप सिर्फ साइन करते हो, वरना आपका मेमो अब्रप्टली एंड होता है। बुक में भी अगर आप देखोगे तो ऐसे ही है, अचानक से एंड है, ज्यादा से ज्यादा वर्ड आप थैंक्स लिख दोगे या रिगार्ड्स लिख दोगे, वो भी पैराग्राफ के लफ्ज के साथ ही एंड में ही, नहीं लेके आओगे उसको लेफ्ट हैंड साइड पे। सिग्नेचर साइन, सिर्फ साइन, या आप फ्रॉम के आगे लिखते हो या फिर आप इधर ही नीचे फॉर एग्जांपल इधर ही फौरन अपना साइन कर दोगे, इसमें फुल नेम नहीं, क्योंकि फुल नेम तो ऑलरेडी ऊपर मेंशन ही होता है ना डेजिग्नेशन के साथ, तो यहाँ सिर्फ आपके साइन की जरूरत होती है अगर ऑथराइजेशन की, वरना इसमें साइन नहीं होती। जी नौरीन कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछिएगा, आपका हैंड रेज हुआ हुआ था। अच्छा जी, एनी कंफ्यूजन विद सर्कुलर और मेमो? पक्का? अभी तक लेटर सर्कुलर मेमो में बॉडी सेक्शन वही है, सर्कुलर की वही थी, सर्कुलर को लैबोरेट करोगे इंफो में और एक्सप्लेनेशन आप सेकंड पैराग्राफ में होगा, सारों में यही सिचुएशन कुछ चीज को ईमेल में भी यही चीज है, तो ईमेल में सिर्फ फॉर्मेट का डिफरेंस है, सिचुएशन के हिसाब से आपने वो अपना सब्जेक्ट इंट्रो में आपने टॉपिक लाइन को थोड़ा सा लंबा करके लिखना है और फिर फोर बॉडी पैराग्राफ के बाद आपने जो है वो डिटेल इंफॉर्मेशन सेपरेट बॉडी पैराग्राफ समझो कि आपका रिटन कम्युनिकेशन में, ऑफिशियल रिटन कम्युनिकेशन में सेम ही रहता है, इवन इनफॉर्मल में भी सेम ही रहता है। तो इनफॉर्मल अगर आप लेटर राइटिंग कर रहे हो तो डिटेल इंफॉर्मेशन आप फिर भी फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं दोगे, उसमें भी हेलो करोगे, होप यू फाइन सारा कुछ करके आई एम राइटिंग दिस लेटर, इसलिए डिटेल नीचे ही दोगे इनफॉर्मल में भी सेकंड पैराग्राफ के अंदर। तो ये आप रूल है कि इंट्रो मीन्स के इंट्रो, और डिटेल इंफॉर्मेशन जो या एक्सप्लेनेशन या रीजनिंग जो या एग्जांपल्स आपने शेयर करने हैं वो सेकंड पैराग्राफ में होंगे। किस किस का ईमेल बना हुआ है, मैंने शायद पहले भी पूछा था, ईमेल सेंड किए हुए कभी सबने? ओके, अच्छा ईमेल आप लोग जब अपना लॉगिन पासवर्ड डालते हो तो ये कुछ इस तरह का पेज खुलता है जिसमें ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आता है, ऐसा ही है। लेकिन अगर ईमेल हमें पेपर में आ जाती है तो हमारे पास तो सिर्फ एक सिंपल सा बॉक्स दिया हुआ होगा उन्होंने, अब उसके अंदर मेमो की तरह हमें खुद ये लिखना पड़ेगा, फॉर्म ऊपर फिर टू और फिर सब, ये तीन चीजें लाजमी है ईमेल की, फिर डेट आती है वो ऑटोमेटिक है, मेमो के लिए चार चीजें इंपॉर्टेंट है, उसमें डेटिंग ईमेल में हम डेटिंग डालेंगे कंपल्सरी है, एज फार एज पेपर इज कंसर्न वो ब्लैंक पेज हमें दे देंगे तो ये चीजें ऑलरेडी हमें खुद, और उसके आगे हमें एक फेक आईडी बनानी होगी अगर हमें ईमेल में आईडी उन्होंने नहीं दी थी तो, अगर उन्होंने आईडी दी हुई है कि जी सादिया शेख आप हैं और आपकी आईडी ये है तो वो तो हम एज इट इज ही लिख देंगे, लेकिन कहा कि जी सादिया शेख खुरम को जो है ना वो ईमेल कर दें, तो अब ना खुरम का दिया हुआ ना सादिया शेख का दिया हुआ, तो ऐसे में सिर्फ सादिया शेख फेक आईडी बनानी है लेकिन दूसरे ने एक्टिव रहे, तो अगर सादिया शेख ढूंढेगा खुरम बिलाल@yahoo.com इस तरह की जानकारी अगर इधर तक क्लियर है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स असल में जब हम ईमेल अपनी लॉगिन करते हैं ना तो ये हमारा तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाता है इसकी तरफ से, क्योंकि मैंने अपना पासवर्ड डाला है, मैंने अपना लॉगिन खोला है, तो जाहिर बात है मैं ही ईमेल करने लगी हूँ तो मेरा तो ऑटोमेटिकली ही यहाँ आ जाता है जैसे इस पेज पे आया हुआ है। लेकिन अब मैंने किसको भेजना है वो यहाँ मुझे क्लिक करना पड़ता है, अब जिस भेजना है जिस इंसान को उनकी आईडी एक्चुअल में यहाँ, हमारी आईडी ऑटोमेटिकली
IV होती है, लेकिन पेपर में हमें ये सारा कुछ खुद ही डालना पड़ेगा। सब्जेक्ट भी आपने मेंशन करना है। इधर तक क्लियर? पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं? गुड है। अच्छा, अब यहाँ हम आते हैं राइट हैंड साइड पे, फिर इस पे एंड करते हैं। इधर दो हैं, CC और BCC। CC वही चीज है जो मेमो में थी, कार्बन कॉपी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सादिया लिख रही हूँ खुरम को, तो मुझे CC भी किसी को रखना है उनको, तो मैं CC के ऊपर क्या करेंगे, हम जब इसको एक्टिव ईमेल में ये क्लिकेबल होता है, जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, ओ गलती से चला जाता है। इस तरह का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है और लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होता है CC। अब उसके आगे को भेजना है, उनकी ईमेल आईडी डालूंगी, ताकि मैं सादिया शेख खुरम साहब को लिख रही हूँ और हिरा को भी वो ईमेल एज इट इज, जैसे ही मैंने सेंड का बटन दबाना है तो वो खुरम को भी उसी वक्त और इनको भी उसी वक्त मिल जाएगी। वो क्लियर है इधर तक? अगेन टॉपिक में अगर आया जैसे मेमो में था तो हमने CC डालना है, वरना नहीं डालेंगे। वरना सिर्फ फलाना बंदा फलाने बंदे को ईमेल कर दो तो बस सिर्फ 2 ही लोग होंगे, टू और फ्रॉम, नो CC। इधर तक क्लियर है? जैसे मेमो में ऑप्शनल था वैसे ईमेल में भी ऑप्शनल है। ओके, अब आते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है ये, इसको BCC कहते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड का मतलब नजर ना आना। हाँ, अब ऐसी सिचुएशन में जब हमने एक ईमेल भेजनी हो उस इंसान को कि ना खुरम साहब को पता चले ना हेरा को पता चले, लेकिन वो हुमा को पहुंच जाए, ठीक है, मुझे पता होगा और हुमा को पता होगा, मैंने इन दोनों को भी भेजी है और हुमा को भी साथ में भेजी है, लेकिन आप दोनों को नहीं पता होगा, आप तो मेरे मेजर एड्रेसी थे और इनको मैंने CC रखा हुआ था। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी वो होती है कि जैसे वो ये ज्यादातर बॉसेस के लिए यूज होती है, कि जैसे आपके सवाल का जो मैंने जवाब दिया था कि जो बॉस कहते हैं कि सारी कम्युनिकेशन में मुझे साथ में रखो, लेकिन फिर नीचे वाले लोगों को शक होना शुरू, कम्युनिकेशन में बॉस आता है, अपने बंदे को एहतियात से बात करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं कर सकते या कुछ, तो फिर कुछ सिचुएशन में बॉसेस जो होते हैं वो अपने आप को ब्लाइंड में रखते हैं कि मुझ तक ईमेल पहुंच भी जाए, लेकिन जिनके साथ कम्युनिकेशन हो रही है उनको ना पता चले कि मुझको भी ईमेल पहुंच रही है, मैं लूप में भी रहूंगा और उनको भी बुरा नहीं लगेगा और उनको पता भी नहीं चलेगा कि मैं लूप में हूँ, फिर भेजने वाले को पता होगा कि या किसी को भी भेजिए। तो वो ऐसे में जिसको आप चौथा पांचवा बंदा है, ये भी मल्टीपल भेज सकते हो, इनको भी मैंने कार्बन कॉपी में डाल दिया, इनको भी डाल दिया, उनको भी डाल दिया, मल्टीपल लोगों को आप CC कर सकते हो, तो मल्टीपल लोगों को आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी भेज सकते हो, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एक इंसान को भेजोगे। सिर्फ वो मसला ये होता है कि वो छुपी छुपी ईमेल जा रही होती है, बाकी लोगों को नहीं, एक को, दो को या तीन को जो है वो ये कॉपी गई भी होगी ईमेल की। क्लियर? अगर क्वेश्चन में आएगा, टॉपिक में आएगा कि CC करना है तो हम क्लिक करेंगे, यानी कि बनाएंगे इमेजिनरी। अगर टॉपिक में आएगा कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी भेजनी है या फिर ब्लाइंड कार्बन कॉपी भेजनी, CC ना रखो, मैं लिख रही हूँ इनको, इनको ब्लाइंड में रखो, तो जरूरी नहीं CC भी लिखोगे फिर ब्लाइंड भी लिखोगे, कोई एक चीज भी हो सकती है टॉपिक में। सिर्फ हमने देखना है कि उन्होंने सिर्फ एक बंदा दूसरे बंदे को ईमेल कर रहा है या एक बंदा दूसरे बंदे को, साथ में CC किसी को रखो, CC नहीं रखो तो फलाने बंदे को BCC रखो, तो वो टॉपिक में अगर है तो करेंगे, वरना सिंपल एक बंदा दूसरे बंदे को ईमेल करेगा। क्लियर? पक्का? इन सारी चीजों की बार बार मैं इस वजह से एक एक चीज को दो दो दफा रिपीट कर रही हूँ कि जब हम यहाँ प्रैक्टिस करने से पहले एक दफा इसी तरह खोल के दोबारा रिवीजन हो जाएगी 5 मिनट के अंदर, और ये खुला भी रहेगा आपके सामने, फिर मैं आप लोगों को टॉपिक दूंगी कि अब ईमेल लिखनी है, ताकि आप लोगों को रिवीजन भी रहे। ऐसा नहीं है कि अभी मैं चाह रही हूँ कि बस याद कर लो, समझ जाओ एंड ऑल दैट, इट्स जस्ट दैट कि मेजर चीजें क्लियर हो जाए अभी, बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो दोबारा इस तरह ओपन हो जाएगा, कोई वो जालिम ऐसी। सॉरी, 150, इसके भी 150। असल में ये लंबा चौड़ा हो सकता है, अभी आप देख रहे हो कितनी छोटी ईमेल है, ये लेटर की तरह मेमो की तरह बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, तो इसमें एक्चुअल में डिफॉल्ट कोई रूल नहीं है कि इतने नंबर ऑफ वर्ड से ज्यादा ना हो, लेकिन हमें टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 150 का रखना है, और 150 आपके इस फ्रॉम से शुरू हो जाएगी, फ्रॉम से लेकर आपके एंड नाम तक।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन? आज इस पे ही एंड करते हैं, मैं भी थक गई हूँ बोल बोल के। मैम बुक में डेट ऊपर, अच्छा हाँ ये पहले का है। जी हमारा चैप्टर 2 एंड, ये 2 स्लाइड्स रहती हैं, आप लोग जरा खुद पढ़ लीजिएगा कि ये हमें ईमेल्स, किसी भी पीस ऑफ राइटिंग की तरह ईमेल में भी आपने वो पीआरसीएम को माइंड में रखना है कि ईमेल लिखते हुए मेरा पर्पस क्या है, रीजन क्या है, छुट्टी मांग रहा हूँ, कैंसिलेशन है किसी चीज की, इनवाइट कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, और मेरे रिसिपिएंट कौन है और मेरा कंटेंट क्या होने वाला है। उसमें मीडियम को माइंड में नहीं रखते क्योंकि मीडियम हमें पता है कि हमारी ईमेल जो है वो नेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली ही जाएगी, उसमें तो पीआरसी को माइंड में रखने की जरूरत है। छुट्टी करें कल फिर चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। एक वो सेक्शन है जो कि बुक में है, लॉन्ग रिपोर्ट हमने करनी ही है क्योंकि करिकुलम का हिस्सा है। दूसरा सेक्शन रिपोर्ट राइटिंग का वो है जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है शॉर्ट रिपोर्ट लिखना जो आपको पेपर में आएगी। तो वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है हमारा, तो ये थोड़ा चैप्टर लंबा हो जाएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन बेटा, या मे आई एंड द क्लास? ओके अल्लाह हाफिज, थैंक